साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता के एक संपादकीय जिसका शीर्षक है पानी पर हक का सवाल, इस आर्टिकल को लिखा है अतुल कनक जी ने। इस आर्टिकल में आपको नदी जल विवादों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसमें मुख्यतः कावेरी जो नदी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि और वर्तमान तक की स्थिति को बताया गया है। साथ ही साथ ऐसे नदी जल विवादों का जो कारण रहा है उसके बारे में बात की है। साथ ही साथ आपको जो है अन्य नदी जल विवादों के साथ साथ विश्व के कुछ प्रमुख नदी जल विवादों के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से आपको जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे जो आपको प्री की परीक्षा में काफ़ी कारगर होंगे। साथ ही साथ आपको कुछ इतने अच्छे मटेरियल इसमें मिलेंगे कि जो आप मुख्य परीक्षा और निबंध में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पिछले दिनों कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर विवाद के स्वर तेज हुए। पानी की मांग को लेकर सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में पहले बेंगलुरु बंद रखा गया और बाद में संपूर्ण कर्नाटक में बंद का आह्वान किया गया। हालांकि दोनों राज्यों के बीच यह विवाद नया नहीं है, करीब 150 वर्ष पुराना है। कुछ अवसरों पर तो इसने बहुत उग्र रूप भी धारण किया है। सन 1991 के अंत में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती को आग लगा दी थी। तब कर्नाटक में कावेरी विवाद के कारण भीषण तमिल विरोधी माहौल को हवा दी गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसमें 16 लोग मारे गए थे। एक ही देश के दो प्रांतों के नागरिकों के बीच भय और दुश्मनी का माहौल बन गया था। अब यदि हम थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर करीब 800 किलोमीटर बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा इसका प्रवाह केरल और पुडुचेरी में भी है। सन 1881 में जब तत्कालीन मैसूर राज्य, जिसे आधुनिक कर्नाटक के रूप में जानते हैं, ने कावेरी नदी पर बांध बनाना चाहा तो मद्रास प्रेसिडेंसी, आधुनिक तमिलनाडु, ने इसका विरोध किया, क्योंकि बांध बनने के बाद निचले हिस्से की ओर प्रवाह को मनमाने तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था, क्योंकि कर्नाटक ऊंचाई पर है और तमिलनाडु ढलान पर है, निचले हिस्से में है। तो देखिए, तब दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ। सन 1892 में हुए समझौते के मुताबिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलने वाले पानी की मात्रा निश्चित कर दी गई। सन 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर समझौता हुआ। 1960 के दशक में कर्नाटक ने कावेरी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में 4 जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद कर्नाटक ने जलाशयों का निर्माण करवा लिया और इस तरह 1924 में हुआ समझौता जो है 1974 में निष्फल हो गया। स्थितियों के अध्ययन के लिए एक तथ्यान्वेषण समिति बनाई गई, जिसने सन 1976 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों ने स्वीकार कर लिया, मगर जब कर्नाटक ने हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया तो तमिलनाडु को अपने हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। नदी के पानी की जरूरत दोनों राज्यों के नागरिकों को थी और दोनों नदी जल का अपने अपने हित में अधिकाधिक दोहन करना चाहते थे। इसलिए अधिक पानी लेने के लिए दोनों ही राज्यों के अपने अपने तर्क थे। अंततः विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद अधिकरण बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कावेरी जल विवाद अधिकरण बनाया गया, जिसने 25 जून 1991 को यह निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार एक साल के अंदर तमिलनाडु के लिए 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी जारी करे। उस समय कर्नाटक में एस बंगरप्पा की सरकार थी। वह अधिकरण के इस आदेश के खिलाफ विधानसभा में एक अध्यादेश लाई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया। इसके बाद पूरे कर्नाटक में तमिल विरोधी प्रदर्शन हुए। जुलाई 2000 में तो इस विवाद में उस समय फिल्मी कलाकारों और डाकुओं की भी घुसपैठ हो गई, जब दक्षिण भारत के सुपरस्टार राजकुमार को कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने अपहृत कर लिया। राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने जो मांगे रखी थी, उनमें यह मांग भी थी कि 1991 के कावेरी जल विवाद में जिन तमिलों को नुकसान उठाना पड़ा, उन्हें अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए। सन 2007 में कावेरी जल विवाद अधिकरण ने निर्णय दिया कि तमिलनाडु को 41.92%, कर्नाटक को 27.36%, केरल को 12% और पुडुचेरी को 7.68% पानी उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए दिया जाए। मगर सन 2012 में कर्नाटक ने तर्क दिया कि राज्य में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, इसलिए तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी का हिस्सा घटाया जाए। मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने के विरोध में कर्नाटक में सत्ताधारी जेडीएस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।
सन 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि 10 दिन के भीतर तमिलनाडु के लिए 6000 घन मीटर पानी छोड़ा जाए। इस फैसले का कर्नाटक में भारी विरोध हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के हिस्से को घटाया तो इस बार तमिलनाडु में हंगामा हुआ। उसके अगले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कावेरी जल की निगरानी के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए। 2022 में कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण ने तमिलनाडु के पक्ष में 10,000 घन मीटर पानी छोड़ने की बात कही तो फिर कर्नाटक में विरोध की लहर चल पड़ी। इस साल कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण ने, इस साल मतलब 2023 में कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण ने 13 सितंबर को आदेश दिया कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 5,000 घन मीटर पानी दे। मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। न्यायालय ने इस फैसले को लागू रखा तो कर्नाटक में विरोध की नई लहर चल पड़ी। कर्नाटक का कहना है कि उसने अपने लिए आवंटित जल स्तर के अनुरूप अपने यहाँ विकास किया है और इस साल राज्य में वर्षा भी अपेक्षाकृत कम हुई है। उसे आवंटित जल के उपयोग का अधिकार होना चाहिए। कर्नाटक के नेताओं का कहना है कि अगर रामनगर की मेकेदातु परियोजना को पूर्ण होने दिया जाता तो समस्या का किंचित समाधान किया जा सकता था, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत जो जलाशय बनाया जाना है उसमें संचित जल को आवश्यकता पड़ने पर छोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय कावेरी में जितना पानी है उसकी मात्रा पिछले 100 सालों में सबसे कम है। स्पष्ट है कि ऐसे में उन मानदंडों का निर्वहन शायद मुश्किल हो जो नदी में भरपूर पानी के समय तय किए गए थे। मतलब जो मापदंड या मानदंड बनाए गए हैं वो उस हिसाब से बनाए गए कि नदी में जब पूरी तरीके से पानी भरा हो। विशेषज्ञ लगातार कहते रहे कि अगर भविष्य को बचाना है तो नदियों और जल स्रोतों को बचाना ही होगा। प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रति हमारी लापरवाही या फिर प्राकृतिक कारणों से उनमें घटता पानी कैसी स्थिति पैदा कर सकता है, कावेरी जल विवाद से भी इसे समझा जाना चाहिए। यूं कावेरी जल विवाद अकेला नहीं है जो किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ। रावी और व्यास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके जीएस के लिए, ठीक है। रावी और ब्यास के जल बंटवारे को लेकर के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रावी और ब्यास के को लेकर के विवाद है। राजस्थान और महाराष्ट्र में कर्नाटक नदी को लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र में थोड़ा सा नर्मदा नदी को लेकर के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी को लेकर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, महादाई नदी को लेकर के गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और वंशधारा नदी को लेकर के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समय समय पर विवाद होते रहे। चाहे तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए कि किस नदी को लेकर किन राज्यों में विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जॉर्डन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर इजराइल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन लंबे समय से आमने सामने। ध्यान रखिएगा, जॉर्डन नदी को लेकर के किन देशों के मध्य विवाद है, तो इजराइल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन, मतलब ये नदी इन देशों से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान तथा ब्रह्मपुत्र के जलोपयोग को लेकर भारत और चीन में कितनी ही बार तनाव के हालत बने हैं। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल समझौतों का इतिहास करीब 5,000 साल पुराना है। 5,000 साल पुराना। ईसा से 2500 साल पहले सुमेरियाई सभ्यता के दो नगरों लगाश और उमा के बीच तिग्रिस नदी या टिग्रिस नदी कहते हैं, यह आपका ईरान इराक साइड में है। तिग्रिस नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक संधि के प्रमाण मिले हैं। बौद्ध कथाओं में भी उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने शाक्य और कोलिये के राज्यों के बीच बहने वाली रोहिन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक विवाद सुलझाया था। तो इस प्रकार से हमने नदी जल विवाद से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।